So, good morning, everyone. Today, you will have a class by none other than Shri Rajiv Arora. Arora sir has been a very good friend of mine for almost last 20 years. And the best part about his teaching style is कि आप कुछ भी भूल सकते हैं पर इनका पढ़ाया हुआ नहीं भूल सकते हैं। एक बार जो सर ने आपको चीज समझा दी फॉर लाइफ, राइट? नेक्स्ट लाइफ का मेरे को पता नहीं है, बट इस लाइफ में मरते दम तक आपको वो भूलेगी नहीं। और डेली क्लास में हम अराउंड 50 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे करंट से। कुछ पेपरों में अपनी जीके आती है, कुछ में नहीं आती है। अगर उस पूरे में से सिर्फ 5 क्वेश्चन भी अपने फंस गए तो फिर बल्ले बल्ले है, राइट? आपका आईपी मैट निकलेगा, जरूर निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो जीके के नंबर हैं ये समझ लो फ्री के नंबर हैं। जो जितना सीरियसली जीके की क्लासें लगाएगा उतना बढ़िया है। दो चीजें, वीडियो बिल्कुल भी ऑफ नहीं जानी चाहिए और आपने पूरा इंटरेक्ट करके पूछना है। बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। कोई भी चीज जो आपको समझ में नहीं आई है वो आपने समझानी सर से पूछ लेनी है, बिना हेजिटेशन के सर बताएंगे। और बहुत ही बढ़िया मजाक वाली, बढ़िया हंसी हंसी में कब आपके 50-60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट? सो विदाउट टेकिंग मच टाइम आई हैंड ओवर टू अरोड़ा साहब। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जी, thank you, sir. Thanks a lot. Thank you. Good morning once again, students. Am I audible to you clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I've been told more questions they come from current affairs segment. We all know that general knowledge comprises two segments. We divide it into two parts: static GK and current affairs. Though the dividing line between static GK and current affairs is very blurred. It is blurred. Yes, coaching center people often tell the people who are the students who are preparing for competitive exams कि जनरल नॉलेज अपना करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि पिछले 5-6 महीने का जो भी है ना घटनाक्रम उसको मेमोराइज कर लो तो आपका करंट अफेयर्स हो जाता है। नो, इट इज ऑल नॉनसेंस। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी है बिहार में। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 5th century AD। मीन्स आज से लगभग 1500-1600 साल पहले, इससे भी ज्यादा समय पहले ये यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। गुप्ता डायनेस्टी के भी किंग्स द्वारा, वन ऑफ द किंग्स एस्टैब्लिश दिस यूनिवर्सिटी। तो उसको जीके का एक क्वेश्चन आता रहा, वो आज भी है बिहार में, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। तो जीके का एक क्वेश्चन आता रहा कि which is the oldest surviving university in India? Okay, Nalanda University. Fine. This is a static GK question. Who got constructed Taj Mahal? Who got constructed Red Fort? Of course, ये जीके के क्वेश्चंस हैं। लेकिन सपोज किसी भी एग्जाम में आपके सिर्फ करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन आने हैं, वो कहें जी स्टैटिक का कोई क्वेश्चन हमने डालना ही नहीं है। तो सपोज नालंदा यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर अपॉइंट हो या उसमें कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, जहां नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ इशू ऐसा हो गया, कोई स्टूडेंट्स की एजिटेशन होगी, व्हाटएवर, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी न्यूज में आ जाती है तो उसकी विच गुप्ता किंग गॉट एस्टैब्लिश्ड और कंस्ट्रक्टेड दिस यूनिवर्सिटी, तो हमारा वो क्वेश्चन करंट का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, बस मैं बात खत्म करके इसके बाद मैं क्वेश्चन शुरू करेंगे। मैं आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, यूपीएससी आई हैड क्रैक्ड। मतलब वो आईएएस वाला नहीं हो सका था मेरे से, लेकिन कोई और एग्जाम था मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी का, वो मेरे से क्रैक हुआ। मैंने 1990 में पहली बार यूपीएससी का मेन दिया। यू आर नॉट बोर्न एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या था कि इसका सेलिब्रेशन चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। यू माइट हैव स्टडीड अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन इन योर 10th स्टैंडर्ड, है ना? कौन सा था ये साल? 1789। तो 1989 में बाइसेंटेनरी सेलिब्रेशंस वर गोइंग ऑन ऑफ दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो करंट अफेयर सेगमेंट में वो बड़ा काफी कुछ आया कि क्या क्या हुआ, कौन कौन से प्रेसिडेंट्स आए, क्या क्या इवेंट्स हुई। तो मैं एग्जाम जब दे रहा था तो मैंने पूरा
क्रैम कर लिया, मेमोराइज कर लिया कि कौन से देश का राष्ट्रपति आया, किसने क्या भाषण दिया, कैसे हुआ, वहां पे क्या क्या सेलिब्रेशंस हुई, हाउ डिड पब्लिक पार्टिसिपेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मेरे करंट अफेयर सेक्शन में ये क्वेश्चन आया पड़ा था कि मेंशन द फैक्टर्स विच लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। लाजपत राय भवन, चंडीगढ़ सेक्टर, मेरे ख्याल 15 था शायद, वहां पे भाई स्टूडेंट्स ने तो हल्ला कर दिया, कैंडिडेट्स ने कि सर ये करंट अफेयर में ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन कहां से आ गया। तो चलो, वो इन्विजिलेटर ने तो क्या करना था, उन्होंने कहा कि आप अपना नोट लिख कर दे दो, मैं आई विल फॉरवर्ड इट टू यूपीएससी। ओके। तो उसके बाद ये उनका आया था कि ये करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन था, व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो और स्टडी द फैक्टर्स आल्सो, जो कि न्यूज़पेपर में छपे थे, कि क्या क्या फैक्टर्स थे विच लेड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप जब कुछ स्टडी कर रहे हो, जब आप लर्न कर रहे हो सकता है आने वाले वक्त में आपके भी दिमाग में आ जाए कि यूपीएससी क्रैक करना है या कुछ भी। आप जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हो, तो आपका सर्कल जो होता है, आपकी एक एवोल्यूशन होती है, आपकी एक ग्रोथ होती है, मेंटल सब कुछ। तो आपके इंटरेस्ट, टेस्ट, टारगेट्स जो है ना लाइफ के, वो बदलते रहते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप जो भी स्टडी करो, लर्न करो, उसको कैटेगराइज ना करो कि ये करंट है, ये स्टैटिक है। योर जॉब इज टू लर्न। अगर आज आपको कुछ कुछ न्यूज मिलती है तो उसके बैकग्राउंड में भी जाओ। बस जनरल नॉलेज एक एक सिंपल टर्म है, इसका कोई कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता। ठीक है, नॉलेज इज नॉलेज, वो किसी भी रूप से। तो आज थोड़ा सा हम करेंगे, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अराउंड 35 क्वेश्चन आज करेंगे, लेकिन अलॉन्ग विद देयर बैकग्राउंडर्स। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ये समटाइम इन द मंथ ऑफ जनवरी ये हुआ था, अंडर 19, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ जाता है, मतलब हम सब कुछ पता होगा कि इसका वो कौन जीता, मैन वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, प्लेयर ऑफ द वो कौन था, ये कौन था, लेकिन कुछ बातें हम इग्नोर कर जाते हैं जो बड़ी मामूली सी होती हैं। सो तानुष जैन, आई एम राइटली प्रोनाउंसिंग योर नेम आई बिलीव, तानुष? यस सर। तानुष, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये ऑर्गेनाइज किया होगा, ये वर्ल्ड कप जो है अंडर 19? सर आईसीसी। आईसीसी, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन बीसीसीआई की भी है। व्हाट इज बीसीसीआई? बोर्ड क्रिकेट काउंसिल इंडिया। नो। ध्रुव, बीसीसीआई की फुल फॉर्म? ये हमारी इंडिया की पेरेंट बॉडी है क्रिकेट की। वो आईसीसी वर्ल्ड की है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो वर्ल्ड की एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करती है। और ये बीसीसीआई इंडिया की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीसीआई, ध्रुव? सर सर बोर्ड ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ। नो, नो, ये बातें बस है, हम सर 1000 बार पढ़ते होंगे बीसीसीआई को। जी, अर्श, अंश, सॉरी, अंश। सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा चूक है भाई, थोड़ा सा। जी, सर बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडिया, फॉर क्रिकेट तो इन इंडिया। यस, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो ये यस अगर मल्टीपल में आ जाता है तो हमें कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये सबसे मुश्किल नाम इंडियन उसका ही है, बाकी सारे इजी से नाम रखे हुए हैं सारे कंट्रीज ने। आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेड ऑफिस कहां होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का? अरमान, अरमान, यस सर। इसका हेड ऑफिस कहां होगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का? आज वहां पे बहुत बम गिर रहे हैं उस शहर में। जी, कुछ आइडिया अदिति? मैंने एक क्लू दे दिया कि वहां बम बहुत गिर रहे हैं ईरान के। सर इजराइल। ना भाई, वहां इतनी दूर क्या करने जाना है, मैंने तो शहर पूछा है। जी भाई, ये अपने ध्रुव ने शायद हैंड रेज किया। सर दुबई। दुबई, दुबई, दुबई एक शहर का नाम है। सो आसमी, एम आई राइटली प्रोनाउंसिंग योर नेम, आसमी? यस सर। आसमी, ये दुबई कहाँ पे हुआ, मतलब कौन से देश में है, कि खुद ही देश है एक? सर दुबई खुद कंट्री है, खुद कंट्री। यूएई।
नहीं, कंट्री दुबई है या यूएई है? गीतांशु, एम आई राइट इन प्रोनाउंसिएशन ऑफ योर नेम? गीतांशु, हाँ जी सर। गीतांशु, ये थोड़ा सा यूएई के बारे में बताएंगे थोड़ा सा? सर दुबई यूएई की सिटी है, यूएई हम्म यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मेरा लास्ट क्वेश्चन, दिस गोज टू अदिति भगवत। यूएई की कैपिटल का क्या नाम है? Sir, I can't recall, but I don't think it's Dubai. ऑफ कोर्स इट्स नॉट, ऑफ कोर्स इट्स नॉट। जी, ये ध्रुव ने फिर हैंड रेज किया, लेकिन स्माइल जो है वो चेहरे पे आ रही थी आसमी के। तो आसमी भी ये कह रही थी कि यार थोड़ा देखा तो था कहीं, लेकिन अब माइंड से स्लिप हो गया। फिर भी अगर आसमी एक ट्राई करो, इसके बाद मैं ध्रुव के पास जा रहा हूँ, थोड़ा ट्राई कर लो। I'm not really sure, sir. नहीं, कुछ भी बोल दो, मतलब चाहे आप बठिंडा बोल दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ बोल दो, कोई भी जो आपको लग रहा है। इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई इमेज खराब नहीं होगी। I don't know. ओ, ये तो नाम नहीं है ऑफ कोर्स। जी ध्रुव भाई। सर अबू धाबी। अबू धाबी। सो हमारे एक क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन छुपे रहते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेड ऑफिस दुबई। दुबई इज वन ऑफ द एमिरेट्स ऑफ यूएई एंड द कैपिटल ऑफ यूएई इज अबू धाबी। ओके फाइन। सो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था अभी, ये जो है आईसीसी ने इसको कंडक्ट किया था। ओके, हमारा सेकंड क्वेश्चन, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इज जनरली हेल्ड आफ्टर एवरी, जी कोई बताएगा? गीतांशु भाई। सर जब टू आप नजरें टू नीचे इयर्स करते हो तो मुझे लगता है कि कहीं आप ना गूगल बाबा जी की शरण में कहीं जा रहे हो, मतलब ऐसा होगा नहीं, मुझे लगता है, मतलब। नहीं सर, तो मैं लिख रहा था जो आप बोल रहे थे। ओह वेरी गुड, आपके पास हैंड वो तो होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ लिखवाता भी हूँ, बोलता भी हूँ, तो एक्स्ट्रा भी उसको। वैसे तो शायद रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन फिर भी यू शुड टेक द नोट्स ऑल्सो। जी, हाँ जी, कौन बोल रहा था? तानुष भाई बोल रहे थे, तानुष जैन कुछ बोल रहे थे आप? कितने सालों बाद होता है ये? 2 years. 2 years इज द राइट आंसर। ये जो आईसीसी, देखो, ये हमारा जीके का या करंट का क्वेश्चन इसलिए बन जाता है कि इंडिया की टीम भाई जीती है इसमें इस बार, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो बन ही जाता है। तो उसमें थोड़ा सा हमें ना एक्सटेंसिव इंटेंसिव होना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, ताकि उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो जाए। तो 2 years के बाद ये होता है। फाइन, 2 years। थर्ड क्वेश्चन, ये हम जीत गए थे ऑफ कोर्स। तो इंडिया वन द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 फॉर द डैश टाइम। ध्रुव का फिर, ध्रुव भाई तेरी जीके ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ। अरमान कुछ गैस करना हो तो? ये सर। हम्म सर अंडर 19 की नहीं पता सर। अरे कुछ तो बोल दो, मतलब ऑप्शंस में ही तो पहचानना है आपने, पहचानना मतलब एक उन्हीं में से तो एक बताना है ना चारों में से। ए ऑप्शन सर, ए ऑप्शन। थर्ड टाइम। ध्रुव? सर सिक्स टाइम। सिक्स्थ टाइम। वी हैव वन दिस टूर्नामेंट फॉर द सिक्स्थ टाइम। भाई हमारे देश में क्रिकेट के अलावा और है क्या? सो सिक्स्थ टाइम हमने ये टूर्नामेंट, इसके बारे में जो भी एडिशनल नॉलेज आपके पास जितना भी टाइम है थोड़ा इसको रीड कर लेना। तो मैंने तो जस्ट दिया है कि मेरे अनुसार जो जो करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है उसमें से आ जाता है ये। फोर्थ, द आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये दो कंट्रीज ने इसको होस्ट किया था, ठीक है। और ये फिर ध्रुव ने हाथ खड़ा किया, बट ध्रुव यू हैव टू वेट, मैं अभी बाकियों को चांस दूंगा। सो आसमी कुछ गैस करना हो तो, या किसी और ध्रुव के अलावा किसी और बच्चे ने बताना चाहे तो मुझे। जी, गैस तो कर सकते यार, चारों में से तो ही बताना है, कोई बाहर से तो मैं पूछ नहीं रहा। अंश, ऐसे ही चारों में से ABCD में से कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ करके बोलता, बता दो कौन सा गैस। हाँ, सी। सी, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया। सी को आपने क्यों चुना?
कि ऐसी मतलब ए बी ऐसी जैसे हम कुछ गेम खेलते हैं वैसे अक्कड़ बक्कड़ सर बम्बे बो जिम्बाब्वे ऐसे? थोड़ा थोड़ा सुना है। ओके। ध्रुव, क्या सही है अंश? यस सर। ओके। अच्छा, ये दो देशों के नाम आए आसमी यहाँ पे, जिम्बाब्वे एंड नमीबिया। ठीक है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है ये दोनों देश आसमी? ऐसे गैस मतलब, पहले तो मुझे 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम बता दो। भाई संसार जो है महाद्वीपों में, कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है, तो North कुछ एक के नाम। जी जी। America, हाँ जी। नॉर्थ uh, अमेरिका। South America, वेरी गुड। um, Australia, ऑस्ट्रेलिया। Asia, एशिया। um, North America, South America, Africa, अफ्रीका। 2 और रह गए। um, आसमी एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां पे ना स्विट्जरलैंड जैसा ब्यूटीफुल देश है। Europe. हाँ, उसको आप भूल रहे हो, मतलब सबसे ब्यूटीफुल जो प्लेस है इस प्लेनेट पे, उसको आप Yeah, भूल रहे हो। my bad. और Europe. लास्ट I guess सारे हो गए सर। 6 हो गए जी। अंटार्कटिका। एंटार्क्टिका, ये तो नहीं हुआ था। नहीं हुआ। एंटार्क्टिका 7th है। अच्छा, ध्रुव का हर बार हैंड रेज होता है, तो ध्रुव एक चीज बताओ कि ध्रुव का मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, यस कि सर। आगे पीछे कहीं? यस सर। ओके। ध्रुव, सब एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। एरिया वाइज? हाँ, एशिया। एशिया। और एक क्वेश्चन और बनता होता है हमारा कि सबसे ज्यादा कंट्रीज कौन से कॉन्टिनेंट में है? एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि एरिया वाइज तो एशिया है यार, जहां पे इंडिया चाइना जैसे बड़े बड़े देश होंगे, ऑफ कोर्स एरिया वाइज तो वो सबसे बड़ा होगा कॉन्टिनेंट। और जो कंट्रीज सबसे ज्यादा कौन से कॉन्टिनेंट में है? कंट्रीज, नंबर ऑफ कंट्रीज, एरिया वाइज वो सबसे बड़ा नहीं है, बट नंबर ऑफ कंट्रीज सबसे ज्यादा वहां पे। जी। यूरोप सर। नो भाई, यूरोप तो बेबी साहब। और ऑस्ट्रेलिया। नो, ऑस्ट्रेलिया में तो 10 कंट्रीज भी नहीं है। अफ्रीका। सबसे ज्यादा कंट्रीज, जी जी, कौन सा? सर अफ्रीका। अफ्रीका। भाई एरिया एशिया का ज्यादा है, और नंबर ऑफ कंट्रीज सबसे ज्यादा है वहां पे, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है एरिया वाइज भी और कंट्रीज वाइज भी। अंटार्कटिका का मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा एरिया वाइज, तो लेकिन नंबर ऑफ कंट्रीज सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है जी। सो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, राइट, और उसके बाद आ गया यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और एक ना, हम ना जीके की बुक से कुछ, जो रूटीन की जीके की बुक्स होते हैं उसमें से ना कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जब आप एडवांस स्टेज पे जाते हो ना, तो फिर आपको क्वेश्चन भी समझने में थोड़ी सी वो रखनी पड़ती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने कम से कम ग्रेजुएशन तक जो मेरी जितनी भी जीके थी, तो उसमें ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और टिल आई हैड स्टार्टेड माय प्रिपरेशंस फॉर यूपीएससी, मुझको डेजर्ट का मतलब यही लगता था, ये जो रेत वाला गर्म सा मारुस्थल, जैसे ये हमारे राजस्थान में है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में, जहाँ पे लोग वकेशन के लिए भी जाते हैं रेत पे, और काफी सोशल मीडिया पे फोटो भी डलती हैं वगैरह वगैरह। तो मेरे दिमाग में यही आता था कि डेजर्ट का मतलब यही होता है। बट व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट, आई मीन ज्योग्राफी पार्ट फॉर माय जनरल नॉलेज सेगमेंट, तो मुझे तब जाके पता चला कि डेजर्ट्स आर ऑफ 2 काइंड्स, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, और इंडिया का कोल्ड डेजर्ट जो है, दैट इज इन लद्दाख। ठीक है, लद्दाख हमारा कोल्ड डेजर्ट है, और राजस्थान हमारा हॉट डेजर्ट है। राजस्थान का डेजर्ट, उसका नाम है थार, जो आजकल बड़ी वो महिंद्रा की गाड़ी चल रही है, ये वहीं से उन्होंने कॉपी किया हुआ, नहीं मतलब वहीं से लिया है थार जो है। तो थार जब दिमाग में आए तो डेजर्ट आना चाहिए, मतलब वो गाड़ी नहीं दिमाग में आए। तो जीके का क्वेश्चन हमारा है, ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है, पाकिस्तान भी इसको मतलब शेयर करता है इसको, हमारा जो डेजर्ट है। तो
अगर जीके का कभी जिंदगी में ये क्वेश्चन आ जाए, मतलब अब वो उसमें ऑप्शन ना दी हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, टिल माई ग्रेजुएशन आई यूज टू बिलीव कि इट इज सहारा डेजर्ट। सहारा एक डेजर्ट है अफ्रीका में, सहारा डेजर्ट। तो जीके की बुक्स में ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन जब आगे जाके एडवांस स्टेज पे आते हैं, क्योंकि दिमाग में यही था कि डेजर्ट का मतलब है ये रेत वाला इलाका सा, जैसे राजस्थान में है। लेकिन जब हमें ये पता चलता है कि हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट, तो फिर हमें ये पता चला कि जीके का क्वेश्चन शुड बी वेरी स्पेसिफिक, कि आप हॉट डेजर्ट के बारे में पूछ रहे हो या कोल्ड डेजर्ट के बारे में पूछ रहे हो, सबसे बड़े के बारे में, या ओवरऑल जो लार्जेस्ट है उसके बारे में पूछ रहे हो। तो मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो, जब मैंने ये पढ़ा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो इट वाज एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका। अगर ये क्वेश्चन आए कि कोल्ड डेजर्ट सबसे बड़ा कौन है या ओवरऑल सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है, और आपकी ऑप्शंस में एंटार्क्टिका पड़ा है, तो आप एंटार्क्टिका को करेक्ट करेंगे। लेकिन अगर हॉट डेजर्ट के बारे में आएगा तो सहारा डेजर्ट, सहारा। और अगर उन्होंने पूछ लिया सबसे बड़ा डेजर्ट, वो तो विच ऑफ द फॉलोइंग में से ही बताना होता है, अगर एंटार्क्टिका उसमें नहीं है तो आप सेफली सहारा को करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना होगा। बड़ी बार बच्चे, ये हमारे ना छोटे मोटे एग्जाम तो नहीं, मतलब जॉब का, गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, मैं छोटा तो क्यों बोलूंगा, भी एक लाइफ भर की सिक्योरिटी हो जाती है, चाहे जितनी भी सैलरी से शुरू करे बंदा। ये एक क्वेश्चन बार बार आता है बच्चे उसको बार बार रॉन्ग करते हैं। विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया? साउदर्न मोस्ट पॉइंट, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दीवारों पे लिखा, पता नहीं अब मिट गया होगा तो आपने नहीं देखा होगा। हम, मेरे स्कूल में भी ये लिखा था, मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में भी लिखा हुआ था कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। हाँ, ये क्वेश्चन आता था कि अगर साउथ में कन्याकुमारी एक सिटी का नाम है, तो नॉर्थ में एक स्टेट का नाम या एक रीजन का नाम क्यों बोला जाता, वहां एक सिटी का नाम क्यों नहीं बोला जाता? तो फिर बाद में समझ आया कि नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, काफी जो हिस्सा है दैट इज अंडर द पोजीशन ऑफ पाकिस्तान, तो हम पाकिस्तान के किसी सिटी का नाम नहीं लेंगे जो उनके कंट्रोल में है। तो हम सेफली ये कह देते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी, एक थोड़ा वो राइम भी बन जाता है ना, वो क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन, के कश्मीर कन्याकुमारी, वो थोड़ा बोलने में भी बड़ा अच्छा लगता है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट का क्वेश्चन जब आता है, तो साउदर्न मोस्ट, दक्षिण भारत का सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा है, तो सबसे पहले वही चालाक होते हैं पेपर सेट करने वाले, वो एक ही ऑप्शन दे देते हैं, एक में ए में ही दे देते हैं, कन्याकुमारी। तो आप जैसे जो भोले भाले बच्चे होते हैं वो गोला भरते हैं ऐसे, मतलब ओएमआर शीट को फाड़ने तक जाते हैं कि यार इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है गीतांशु, मैं कहूं कि कन्याकुमारी वाली ऑप्शन गलत होती है जब ये वाला क्वेश्चन आता है कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो कैसे रॉन्ग हुआ जब हम ये सुनते कहते आ रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है? तो अगर मैं ऑप्शन में साउदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी को फिल कर रहा हूं ओएमआर शीट में, हाउ कम आई एम रॉन्ग गीतांशु? इसके बाद मैं ध्रुव के पास जाऊंगा। हम्म? मैं रॉन्ग, इसको रॉन्ग है, कैसे रॉन्ग है? जी। and नो आइडिया। सानवी, आर यू देयर? योर वीडियो इज नॉट ऑन। Yes, sir. सानवी, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी मैं कहता हूं रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है? मेरा क्वेश्चन ये था, वेरी, आई मीन स्टूपिड टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि ये क्या बात बनी। ध्रुव, आर यू देयर? यस सर। ध्रुव भाई, अब तो आप तो हर उसमें क्रिकेट में तो छा ही रहे थे, अब बताओ। सर पक्का नहीं पता सर, शायद पॉइंट, शायद सर इंदिरा पॉइंट कुछ था सर। वो क्यों, फिर हम कश्मीर से इंदिरा को, इंदिरा पॉइंट तक क्यों नहीं बोलते हैं? देखो सर चलो, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। मैं ये कहता हूं कि जब आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि डोंट थिंक आपने आईपी मैट तो चलो हो ही जाएगा, आपका कोई इश्यू नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद कई बार मन आता है ना कि मैंने कुछ इससे बड़ा करना है जिंदगी में, कोई यूपीएससी क्रैक करनी है या कुछ भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको ना क्वेश्चन की लैंग्वेज के बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन दो रूप से आता है। आप अभी इस क्लास के बाद फ्री होके, या जो भी क्लासेस इसके बाद फ्री होके, इंडिया का मैप देखना। ठीक है, इंडिया के मैप में
साउदर्न जो पॉइंट जा रहा होगा ना, इंडिया को हम ना जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेनलैंड, मेनलैंड जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, और दूसरा पार्ट उसका है आइलैंड्स। जो मेन लैंड का, इस धरती के टुकड़े का, इंडिया की टेरिटरी का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, वहां तक पहुंचने के लिए या तो हम सी रूट को फॉलो करेंगे या बाई एयर जाएंगे। रोड कनेक्टिविटी वहां नहीं है क्योंकि वो अलग से आइलैंड्स हैं। तो अगर आप इंडिया का मैप देखोगे तो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है, जो ये जो आर्चीपेलेगो, आर्चीपेलेगो मींस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, तो वो आर्चीपेलेगो, वो जो हमारा वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज है, उस पे आप नजर मारोगे ना, तो साउथ में बिल्कुल श्रीलंका के पास जा रहा है वो, उसका जो नीचे को जा रहा है। तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा अंडमान निकोबार में आएगा, जो बिल्कुल साउदर्न टिप है में सारे इंडिया की, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि विच इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, MEINLAND, मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड इंडिया का कन्याकुमारी है, सिर्फ इंडिया आएगा तो इंदिरा पॉइंट है। ये है क्वेश्चन हमारा। क्लियर हो गया? चलो अब इधर आते हैं हमारे करंट के क्वेश्चन की तरफ। तो ये जिम्बाब्वे और नमीबिया दो देशों ने होस्ट किया था, दोनों ही अफ्रीकन कंट्रीज है, अफ्रीका में है। और जिम्बाब्वे की कैपिटल में फाइनल मैच हुआ था। जिम्बाब्वे की कैपिटल का नाम है हरारे, 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 हरा दे मुझे, हरारे। तो हरारे में हुआ था ये, उसकी कैपिटल जो जिम्बाब्वे की है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। ये एक बंदा बड़ा चर्चा में रहा, उसकी डेथ हुई अभी रिसेंटली, खैर आपकी जनरेशन ने तो उसको सुना भी नहीं होगा, मार्क टली। ठीक है, व्हेन आई वाज ऑफ योर एज, तो थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज का कुछ सुनने का, न्यूज का मुझे थोड़ा शौक रहता था। तो मेरे पास न्यूज जानने के लिए सिर्फ दो ही आई मीन सोर्सेज थे, एक तो था न्यूज़पेपर और दूसरा था रेडियो। ठीक है, हमारी जो सरकारी रेडियो एक ही था, मतलब मोनोपोली थी, प्राइवेट तो तब थे नहीं। उसमें न्यूज जो थे ना वही होते थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बताना चाहती थी। न्यूज नाम की, उसको न्यूज की श्रेणी में नहीं रखते थे। तो अनदर सोर्स ऑफ माइंड वाज, एंड इवन जो लोग 90s में और अप टू 2000 यूपीएससी के भी जिन्होंने एग्जाम क्रैक किए, कभी अंकल टाइप कोई हो वहां पे आपके आसपास कहीं रिश्तेदार, तो उनसे पूछना कि आपने न्यूज़पेपर के अलावा और कौन सा सोर्स फॉलो किया, तो वो आपको बताएंगे बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन। ठीक है, बीबीसी के न्यूज बुलेटिन जो थे वो हिंदी में भी थे, उर्दू में भी थे, अब भी हैं, और इंग्लिश में भी थे। तो इंडिया की ज्यादा कवरेज हिंदी में मिलती थी हमें। ठीक है, और बड़ी एनालिटिकल। तो एक बंदा वहां पे बड़ा हमारे कानों में गूंजता था, इट वाज मार्क टली। और मार्क टली हिंदी उसमें सेक्शन में था बीबीसी के, एंड स्ट्रेंजली हैट्स ऑफ टू हिम, ही मेड इंडिया एज हिज होम। तो रिटायरमेंट के बाद बीबीसी से ही शिफ्टेड टू इंडिया, हालांकि इंडिया में रिपोर्टिंग भी करता था, वो इंडिया में ही रहा। और इससे भी ब्यूटीफुल बात है कि ये बंदे ने हिंदी सीखी, और हिंदी सेक्शन में भी ये बंदा हिंदी में न्यूज डिलीवर करता था। मतलब नॉर्मली क्या होता था कि रिपोर्टर इंग्लिश में बताता था और इनके होस्ट जो है वो हिंदी में न्यूज उसको ट्रांसलेट करते थे। लेकिन मार्क टली ने हिंदी भी सीखी। तो रिसेंटली उसकी डेथ हुई है अभी। तो हमारा ये जर्नलिज्म के साथ ये जुड़ा बंदा था। और लास्ट लास्ट एक बात और बताऊंगा, 1984 में कुछ टेररिस्ट को फ्लश आउट करने के लिए गोल्डन टेम्पल से मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार उसका नाम था। और उस सारे पे एक बुक लिखी थी, जो भी हुआ, अमृत अमृतसर इंदिरा गांधी लास्ट बैटल, ये उस बुक का नाम था। इट वाज ऑथर्ड, को ऑथर्ड बाय मार्क टली। वो अगर किसी को उस वक्त के बारे में कुछ जानने की, फर्स्ट हैंड कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो सतीश जैकब एंड मार्क टली, ये दो उसके राइटर्स थे। अमृतसर इंदिरा गांधी लास्ट बैटल, इंदिरा गांधी लास्ट बैटल, यस, ये बुक का नाम था उसका। तो ही वाज एसोसिएटेड विद जर्नलिज्म, मार्क टली, बड़ा चर्चा में रहा न्यूज़पेपर में। तो हमारा एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन जाता है ये। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ लीग यूटी इज द होस्ट ऑफ सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स? ठीक है, ये
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने एक सीरीज शुरू की है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और अब एक खेलो इंडिया बीच गेम्स। ऑफ कोर्स ये तो हमें, ये चारों के साथ ही वो लग रहा है समुंदर तो इन चारों में से एक है जहां पे है। आसमी, कुछ आइडिया? ऑप्शन डी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये एक यूटी का नाम है। पहले ये अलग अलग हुआ करती थी, दो यूटीज। एक यूटी थी दादर नगर एंड हवेली, और एक यूटी का नाम था दमन एंड दीव। तो अब इनको मर्ज कर दिया गया है, तो एक ही यूनियन टेरिटरी बन गई है। सांडी, इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? सर 8 आई थिंक। कौन कौन सी? नाम? चंडीगढ़, वो दिल्ली। नॉर्थ से शुरू हो जाओ, अरे पीछे से शुरू हो जाओ, और ऊपर से शुरू हो जाओ। चंडीगढ़ तो थोड़ा सा नीचे आ जाता है, इसके ऊपर से जाओ। जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, दादरा नगर लद्दाख, हवेली। लद्दाख, अरे इतनी साउथ में क्यों आ गए? ऊपर से ऐसे कंफ्यूज हो जाओ। मैप को, माइंड में मैप लाओ इंडिया का। नॉर्थ में है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, हाँ जी, थोड़ा सा नीचे आ जाओ चंडीगढ़, थोड़ा सा चंडीगढ़, और नीचे आ जाओ दिल्ली। चार हो गई ना दिल्ली। नॉर्थ की, चार हम्म। नॉर्थ की हैं। अब आ जाओ साउथ में। ठीक है, साउथ में लक्षद्वीप है, आइलैंड। ठीक है, हम्म। पुडुचेरी, जिसको पौंडीचेरी बोलते थे, पुडुचेरी। हम्म और ये आपका अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, कोई और है भाई के साथ ही हैं? हम्म दादरा नगर हवेली। ये वाली, यस, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये सामने ही पड़ी थी। ये हो गई। ठीक है, 8। तो वी हैव 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। क्लियर? आप, नॉर्थ की 4 है और 4 ही साउथ की हैं। नॉर्थ में मैंने कहा जम्मू एंड कश्मीर, और ये आपका लद्दाख, 2 हो गई। चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 4 नॉर्थ इंडिया की हैं, और बाकी की 4 साउथ की आ गई। लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, अंडमान निकोबार एंड ये पुडुचेरी, ये 8 हो गई टोटल। ऐसे ही याद रहता है। अगर बीच में बोलते हैं तो देखिए, हमारा ना एक मेमोरी का सिस्टम है, एक मेमोरी को स्टोर करने का एक सिस्टम है। आप किसी से फोन नंबर पूछो, वो आपको या तो 5 के 2 डिवाइड करेगा, 10, मोबाइल की बात कर रहा हूँ, 10 डिजिट्स का होता है, या तो वो 5 में डिवाइड करेगा, है ना, जो आप जैसा अल्फा, जेन अल्फा का बंदा। लेकिन अगर वो अगर हमारे कोई ड्राइवर अंकल हैं, है ना, या कोई ऐसे, वो बताएगा 98, 27, 12, और 2 के उसमें बताएगा। कोई बंदा 3, तो हर एक बंदे के एक मेमोरी स्टोरेज का एक सिस्टम है, तो हमको उसी को फॉलो करना पड़ेगा जो हमें इजी लगेगा। तो हमारे लिए ये है कि हम नॉर्थ और साउथ में बांट लें इसको, तो थोड़ा सा हमें इजी हो जाएगा। 4 नॉर्थ में है, 4 साउथ में है, तो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा मेमोराइज करना। ओके, अब चलते हैं 7th क्वेश्चन में। Who was the captain of India's under-19 team for ICC Men's Under-19 World Cup 2026? जी, ये ऑप्शन सर। हाँ जी, हाँ जी। सी ऑप्शन, आयुष माथुर। सी, आयुष म्हात्रे। कोई और हाँ जी सहमत है सर। इनसे? यस सर। एब्सोल्युटली, इट वाज आयुष म्हात्रे, आयुष म्हात्रे। तो ये भाई साहब जो हैं वैभव सूर्यवंशी, ये तो 14 साल की उम्र में ही करोड़पति बन गए थे पिछले साल, जब इनको, यस सर। यार कौन सी टीम में खिलाया था आईपीएल की, 1 करोड़ 10 लाख दिए थे इसको? राजस्थान, राजस्थान राजस्थान सर। ने ना? राजस्थान। हाँ, ये बंदा, इसका बैंक अकाउंट भी खुलवाने के ये मतलब एलिजिबल नहीं था, इसके पापा के अकाउंट में गया होगा वो पैसा। तो चलो, 1 करोड़ 10 लाख दिया, टैक्स टुक्स काट के कितना, चलो 80 लाख तो मिला ही होगा उसको, 80-90 लाख तो ये बंदा तो मतलब बॉर्न, जो ना बिलियनर, वो बन जाते हैं ये। चलो, आयुष मात्रे, एब्सोल्युटली। एक आपके आईपी मैट के बच्चों के लिए एक, अच्छा, ये टर्म सुनी है सिबिल? गीतांशु, ये सिबिल स्कोर कोई टर्म सुनी है आपने? हम्म नो पापा से सर। पूछना, वो आपको बताएंगे दुखड़े कि सिबिल स्कोर क्या होता है, खास करके अगर वो बिजनेसमैन है तो। सानी, सुना है ये सिबिल स्कोर टाइप कुछ? सर सुना है, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है पर। नहीं, थोड़ा अच्छा, अब छोड़ो उसको, मतलब वो कोई बात नहीं। सिबिल मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा आपने?
लाइक कुछ बैंक में स्कोर होता है, उसके एब्सोल्युटली राइट, हिसाब से एब्सोल्युटली लोन्स राइट, मिलते हैं आई थिंक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरमान, थोड़ा सा इसको अगर लेबोरेट करना, बिल्कुल बताया, सही बताया, इसको थोड़ा सा लेबोरेट कर दो। कि उन्होंने कहा कि एक स्कोर बनता है आपका जिसके अनुसार आपकी एलिजिबिलिटी फिक्स होती है कि आपको बैंक लोन देना है कि नहीं देना बैंक ने, और अगर देना है तो मतलब क्या आपकी लिमिट होगी, मतलब इस तरह से कुछ रहता है। थोड़ा सा इसको लेबोरेट कर दो, बाकी तो सारा बता ही दिया सानवी ने। मैं सही नाम बता रहा हूं आपका, सानवी है ना? प्रोनाउंसिएशन मेरी सही है? ओके। हाँ अरमान, थोड़ा सा इसको सप्लीमेंट कर दो। इतना टाइम भाई नहीं है। जी, जैन साहब, यस सर। इसके बारे ये में थोड़ा सा। हमारे हम्म? मतलब एसेट्स वगैरह देखते हैं, सारे बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं वगैरह भाई, की आपकी बैंक बैकग्राउंड एकदम ये सब कुछ देख के होता है। बैकग्राउंड से आपका क्या मतलब है? कि अरे वो मतलब कि ना आपकी, हाँ हाँ, अर्निंग क्या है हमारी, मतलब नहीं ये पर तो ईयर। चलो, ये तो एक अलग बात होगी ना। देखिए, ये मेरी ना बैंकिंग सेक्टर में या फना, ये सिर्फ, अच्छा कई लोग सोचते हैं सिर्फ बैंक्स में है। ये जो बजाज फाइनेंस और ये मुथूट फाइनेंस और ब्ला ब्ला, इतनी सारी कंपनी जो हमें फाइनेंस करती है, चाहे हमने व्हीकल लेना है या कुछ भी, इस सारी चीजों के लिए, तो बंदे सोचते हैं कि शायद सिर्फ बैंक्स में ही, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपनीज हैं, अगर हम इनके साथ भी व्यवहार सही नहीं रखेंगे तो हमारी जो रेपुटेशन है ना वो वैसे ही खराब हो जाएगी। अगर हम कनाडा में जाकर भी वहां से कोई लोन लेना है, वहां का सिटीजनशिप लेकर, तो हमारे पीछे से आगे पूछेंगे भैया इसका इंडिया में क्या रिकॉर्ड रहा। तो हमारा जो बैंकिंग सेक्टर के साथ बिहेवियर है, कि हमने कितना, जो जो हमने उनसे कुछ बोरो किया, डिड वी मेक ऑल दी पेमेंट्स टाइमली, क्या हम टाइमली पेमेंट करते रहे, क्या हम कुछ दिक्कत आई, कोई बात नहीं, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो क्या हमने बैंक से नेगोशिएट किया कि मैं, मेरा थोड़ा सा इसको ईएमआई को थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, मेरी बढ़ा दो थोड़ी सी। तो आपकी देन लेन की जो, आपने जो लोन लिए, बेसिकली ये लोन के साथ ही रिलेटेड है। आपने बैंक के साथ, बैंक से जो लोन लिए, क्या आप उसको टाइमली रीपे कर रहे थे? क्या आप उसमें कुछ मिस तो नहीं हुई आपकी ईएमआई? तो उसके बेस पे आपकी स्कोर होगा, आपकी स्कोरिंग होगी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 900 में से है शायद कुछ। तो जितने आप, अच्छा फिर ये भी देखेगी कि कितने लोन ले रहा है। अगर इसके पास क्रेडिट कार्ड है, उसकी 1 लाख की लिमिट है, क्या ये 1 लाख ही खर्च रहा है, इसके खर्चा कितना ज्यादा है? अगर मैं 1 लाख की लिमिट है और मैं 30,000 ही उसमें से स्पेंड कर रहा हूं, लोन्स में अपने रीपे कर रहा हूं टाइमली, इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं। तो ऑफ कोर्स इट विल मेक अ गुड इमेज ऑफ माइंड विद द बैंक्स। अब ये जो जीके का क्वेश्चन है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसके बारे में गीतांशु कुछ आइडिया कौन सा इसमें सही है सिविल का? सर मे बी इंटरनेशनल वाला ही होगा। ना भाई, ये तो नहीं है। ध्रुव कहाँ है? ध्रुव, ध्रुव दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो सर भाई कहाँ हो? यस सर, सर डी ऑप्शन। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। मेरा लास्ट क्वेश्चन इस पे, ठीक है? ये जा रहा है मेरा अंश को। अंश, एक मैंने एब्रिवेशन यूज की, ईएमआई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई? ये तो आपके पापा भी भरते होंगे, आप तो नहीं अभी भर रहे होंगे। सर मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ई, ई मंथली तो एमएस एमआई हो इक्वली गया। इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स। थोड़ा सा इसको रिफाइन करने की जरूरत है। सानवी कुछ आइडिया? इक्वली कुछ होता है। हाँ जी, आपने, आसमी। Equated monthly यस, installment. यस, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वेटेड, ये बराबर की गई, ठीक है, इक्वेटेड। अरमान, एक चीज और चलते चलते, मतलब बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सॉरी, आपको लगेगा कि आप क्या सोचते हैं कि हमें ये भी नहीं पता होगा। हाँ जी, क्या कोई बोला कोई? ओके, चलो। अरमान, ये हम एक एटीएम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? अरमान भाई, नजरें ऊपर। अरमान अब गूगल बाबा के पास जाएगा? नो, कि नहीं जाएगा? जी, आसमी, एटीएम। Automatic transaction machine.
ऑफ कोर्स नॉट। सर ऑटोमेटिक। हाँ जी, क्या दोबारा बोलना अंश? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। थोड़ी सी गड़बड़ है जो तानुष ठीक करेगा। जी तानुष भाई। सर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड, टेलर ऑटोमेटेड टेलर टेलर मशीन। मशीन। यार पता है क्या, ऑप्शंस में यही आ जाएगा जो आप बोल रहे हो, रॉन्ग रॉन्ग, तो उसी को करेक्ट कर दोगे तो नंबर जाएगा। ऑटोमेटेड जो ऑटोमेटिक की गई, टेलर। ठीक है। एक और ध्रुव भाई, ये टेलर क्या होता है भाई? TELLER। ध्रुव। सर पता नहीं सर। ओ थैंक गॉड, एक तो क्वेश्चन आया जो आपको नहीं पता। नहीं थैंक गॉड तो नहीं कहना चाहिए, मतलब वैसी, चलो वो बाकी बच्चों को मजा आया है, ध्रुव ऐसे ही छा रहा था फालतू में। तो चलो जी, सानवी कुछ आइडिया? टेलर, या टेलर का मतलब होता है कैशियर। ठीक है। ये अभी आप तो ऑनलाइन और यूपीआई, भाई मेरी जनरेशन के, तुम्हारे पापा की जनरेशन के जो लोग थे ना, हम या तुम्हारे दादाजी के, वो हमारे लिए बैंकिंग पता है कितना बोरिंग काम हुआ करता था, इतनी बड़ी सजा के रूप में। वहां पे जाकर दो काउंटर हुआ करते थे, एक पे लिखा होता था कैशियर, हालांकि टेलर का मतलब भी कैशियर ही होता है। एक जगह पे टेलर है, एक जगह पे कैशियर है। ठीक है। मीनिंग दोनों का सेम है, लेकिन उन्होंने डिस्टिंक्शन इसलिए की कि अगर मेरी कोई, मैंने चेक से कैश लेना है, कैश करना है अपना चेक, इफ इट इज, वो लिमिट बढ़ती रहती थी। सपोज मैंने अप टू 3000 लेना है, तो मैं टेलर के पास जाऊंगा, वही ऑन द स्पॉट मेरा चेक सिग्नेचर वगैरह चेक करेगा और 3000 दे देगा। लेकिन इफ द पेमेंट इज मोर देन 3000, सपोज मैंने एक फिगर बोली है जो चेंज होती रही उस वक्त भी, तो मैं जाऊंगा कैशियर के पास। तो कैशियर बाबा जी मेरा चेक रखकर मुझे एक टोकन सा दे देंगे, और वो टोकन पे नंबर लिखा होगा भी आप बैठो, मैं आपको बुलाएंगे, क्योंकि वो हायर ऑफिसर इसको क्रॉस चेक करेगा सिग्नेचर्स को। तो फिर हमें आवाज आएगी, बुलाया जाएगा भी हाँ जी 15 नंबर, तो हम फिर काउंटर पे जाएंगे और सारा कुछ। तब कंप्यूटर भी नहीं थे, वो बड़े बड़े लेजर हुआ करते थे, कई बार कस्टमर को खुद उठाकर लाने पड़ा करते थे, इतने भारी से। और एक लेजर कम से कम 7-6-7 किलो का होता, तो उसकी जो बाइंडिंग थी वो इतनी हैवी हुआ करती थी। तो कई बार वो कस्टमर को बोल देते थे कि ऐसे करो, वो 10 नंबर लेजर उठा के लाओ पीछे से। तो ऐसे चलता था। तो टेलर बोले तो कैशियर, सो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके। हु वाज वर द चीफ गेस्ट? अच्छा, हमारा जो रिपब्लिक डे मनाया जाता है हर साल, उसमें हम एक किसी विदेशी मेहमान को एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं। तो अभी जो 26 जनवरी 2026 को हमारा जो मनाया गया, उसमें किसको हमने बुलाया चीफ गेस्ट? जी अरमान भाई। अरमान आप अनम्यूट कर लिया करो भाई, मेरे को लगता है आप कुछ बोलते हो और मेरे तक आवाज पहुंचती नहीं है। क्या आप बोलते नहीं हो कुछ? एम आई ऑडिबल टू यू अरमान? सीढ़ी हिला दो चलो। आपकी आवाज नहीं आ रही अरमान मेरे तक। चलो वापस जाता हूं मैं तानुष के पास। तानुष, ये जो 26 जनवरी को यस रिपब्लिक सर। डे, हाँ, यस। अच्छा एक बड़ा, हालांकि आपके ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं, लेकिन ऐसी एक भारतीय नागरिक के रूप में आपको पता होना चाहिए, ये जो रिपब्लिक रिपब्लिक डे का क्या मतलब फंडा हुआ यहाँ पे, मतलब 26 जनवरी को रिपब्लिक क्या होता है? आपने सीबीएसई में किया 10th? नो सर, ISC। आईएससी का कैम्ब्रिज में सिलेबस तो की इससे भी ज्यादा मैंने है। कैम्ब्रिज में की हुई है सर, इसलिए मैंने हम्म? किसमें की है? 10th सर कैम्ब्रिज में की हुई है, फिर 12th की हुई है ISC में। ओके। यहाँ पे एक मैसेज किसका आ रहा है ये? जी, जी बताइए आसमी। ऑप्शन सी। सी तो ठीक है, मैं रिपब्लिक पूछ रहा हूँ कि क्या ऑप्शन सी आपकी ठीक है, मैं इसके बारे में बताता हूँ अभी। ये कौन थे बंदे बंदियां? आप मुझे ये बता दो कि रिपब्लिक का क्या मतलब, हाउ कम, आई मीन वी सेलिब्रेट 26 जन एज रिपब्लिक डे, ये क्यों? रिपब्लिक का क्या मीनिंग हुआ? कुछ आइडिया? नो आइडिया? ये कौन बताना चाह रहा है? ध्रुव, हाँ जी ध्रुव बताइए। सर तब मतलब हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो हमने 26 नवंबर को किया था। फिर नहीं पता सर।
अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो इससे पहले भी थे भाई हमारे। चलो ये लंबा हो जाएगी बात, लेकिन जल्दी से मैं आपको बता Sir, देता हूँ। sir, 26. Sir, it was date earlier. Sir, it was ऑडियो। assumed that to be India was to be independent on that day. चलो हम ना कंफ्यूज नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि रिपब्लिक बन गया बाय द वर्च्यू ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वाज इम्प्लीमेंटेड नॉट अडॉप्टेड। इट वाज अडॉप्टेड। आप ना अपनी सीबीएसई शायद आईसीएसई की बुक्स में भी होगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन सीबीएसई की बुक्स का ना पहला ही पेज, वो एनसीईआरटी की बुक्स जो है ना उसका पहला पेज खोलो, जिसमें लिखा रहता है ना वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic, उसकी लास्ट लाइन को पढ़ो। On 26th day of November 1949, I repeat, on 26th day of November 1949, adopt, enact and give to ourselves this constitution। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी डेट को अडॉप्ट किया गया था, इट वाज 26 नवंबर 1949। इंप्लीमेंट कब हुआ? इंप्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और उस कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत, बाय द वर्च्यू ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया बिकेम रिपब्लिक। अब रिपब्लिक क्या होता है बस एक लाइन में बताऊंगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में नहीं है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ना दो ऑफिसेज होते हैं टॉप पे। देयर आर टू ऑफिसेज एट द टॉप ऑफ गवर्नमेंट इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। वन इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर इज हेड ऑफ द नेशन और हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द नेशन। ये ट्रेडिशनली दो ऑफिसेज चले आ रहे हैं। तो हमारे देश का जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ द नेशन होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्र, नेशन, राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का प्रमुख, ठीक है। जिन देशों में सिर्फ हेड ऑफ द गवर्नमेंट लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक, ठीक है। जहां पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही बात हुई, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जहां पे इलेक्ट होता है तो वो होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज। लेकिन जिन देशों के हेड ऑफ द नेशन भी इलेक्ट होते हैं वो कंट्रीज या तो उनको रिपब्लिक कहा जाता है, वैसे उसको पूरा सही नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। So India is democratic republic because our head of the government, prime minister, is also elected by the people, and president is also elected by the people, though indirectly, but he or she is elected by the citizens of India. So we qualify to be called democratic republic. और लास्ट एक बात बोलकर मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा। ब्रिटेन is not a republic because they elect only head of the government. Their head of the nation is their king, जो अभी चार्ल्स 3 है, इससे पहले एलिजाबेथ 2 थे उसके मम्मा। तो किंग चार्ल्स 3 इज not elected by, he was not elected by the people, his office is hereditary। अब इसका आगे जाके इसका बेटा वहां का राजा बनेगा, हेड ऑफ द नेशन बनेगा। तो ब्रिटेन इज नॉट ए रिपब्लिक, इंडिया इज ए रिपब्लिक। लेकिन 26 जनवरी 1926 से, अब 1950 से पहले इंडिया हैड बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, लेकिन हमारा पुराना कॉन्स्टिट्यूशन ही चला आ रहा था 1935 वाला, जिसके अनुसार ब्रिटेन का किंग भी इंडिया का हेड ऑफ द नेशन होना था। सो टिल 25th January 1949, the king of Britain, George VI, he was our head of the nation, ठीक है। बट जब ही 26 जनवरी को ये हमारा नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिकेम हेड ऑफ द नेशन। तो अब ये इलेक्टेड होना था, तो ऑफ कोर्स वी बिकेम अ रिपब्लिक बाय द वर्च्यू ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने को रिपब्लिक नहीं कहा जाता, ना ही उससे उसका कोई संबंध है। तो हमारा संबंध है हमारे हेड ऑफ द नेशन का चुना जाना। तो ये जो दो जने थे जो आपको सी में दिखाई दे रहे हैं, मुश्किल से नाम जो दिखाई दे रहे हैं, उर्सुला वॉन डेर लेयन एंड एंटोनियो कोस्टा, these two, this is lady, Ursula is a lady, she is president of यूरोपियन कमीशन। एक आपने कोई टर्म सुनी है यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन के बारे में सुना? चलो नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात कर लेंगे। एक जैसे सार्क ऐसी यूरोपियन यूनियन नाम की यूरोप के देशों की एक संगठन है, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्री ट्रेड के लिए। तो उसमें ऑफिसेज हैं यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन काउंसिल। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है मैडम, ये यूरोपियन कमीशन की चेयरपर्सन है, ये प्रेसिडेंट है, सॉरी नॉट चेयरपर्सन। और एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन काउंसिल के हेड है। तो दीज टू पर्संस, ये आपको अगर क्वेश्चन आ भी जाएगा
तो इजीली आप इसको वो कर पाओगे, पहचान पाओगे, आपने तो रिकग्नाइज ही करना है। तो दीज टू पर्सन्स, दिस लेडी एंड दैट जेंटलमैन, दे वर द चीफ गेस्ट एट अवर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन एट दिल्ली। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश जी, कुछ आइडिया? गैस ही कर दो भाई। हाँ जी धनुष। तो इतना ही पता था कि दिसंबर में है, बाकी पता नहीं था। अरे चारों ऑप्शन ही दिसंबर की, अगर ना भी पता हो तो तब भी ये तो चल जाएगा। सर मतलब सी वो ऐसे ऑप्शन। ना, एक बार क्या हुआ तानुष, कुछ चोरी होगी, है ना? सर थानेदार कहता भी मुझे पता है ये किसने चोरी किया, हाँ किसने किसने किसने, ये जरूर किसी चोर का काम है। तो ऐसे बता रहे यार, दिसंबर तो चारों है ही वहां पे, मतलब चारों ऑप्शन ही सी दिसंबर की है, तो ऑब्वियसली इन्हीं में से एक करेक्ट है। तो ये तो मुझे पता है भी दिसंबर में है। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अक्टूबर नवंबर और जनवरी भी साथ में आए ताकि आप इजीली पहचान सको, ठीक है। हाँ जी, किसी ने ऑप्शन अपने से। ध्रुव भाई, ध्रुव जी प्रकट हुई कृपया। आता नहीं सर, हाँ, आता ओ नहीं सर। वाओ वाओ वाओ। जी सानवी, गैस करना हो तो किसको करोगे? गैस कर सकते हैं सर, चलो बी गैस कर ऑप्शन। दो। बी। सानवी आप किसको करते? सी। सी। ना भाई, थर्ड नहीं, टू ठीक है, ठीक है, टू, 2 दिसंबर, बी इज द राइट आंसर। भाई आप 2 दिसंबर को कर लो, दोनों क्वेश्चन याद कर लो। 1 दिसंबर को होता है वर्ल्ड एड्स डे, ठीक है। एक तो इसको मेमोराइज कर लो, जब एड्स है तो कंप्यूटर नहीं भाई उसमें घुसाना, ठीक है, एड्स डे। और 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर पे बात करेंगे, तो ये हो गया, ठीक है। और दिसंबर का एक तीसरा दिन भी जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, वो 10 दिसंबर को होता है। वैसे तो दिसंबर के बड़े दिन है और भी, लेकिन ये तीन पे सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। वर्ल्ड एड्स डे, एआईडीएस, एड्स डे। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। और 10 दिसंबर को वर्ल्ड ये आपका ह्यूमन राइट्स डे। लेकिन एक और भी दिन है जो हम आगे जाके देखते हैं उसको, वो एक दिन और भी है जो अब भी काफी फ्रीक्वेंट, बहुत क्वेश्चन उसके बारे में पूछ गए सभी एग्जाम में। 11th क्वेश्चन, ये अब बड़ा एक चर्चित नाम आया, चाबहार पोर्ट, ठीक है, चाबहार। गीतांशु, ये चाबहार का नाम कहीं सुना आपने कभी? ये अगर मैं पेपर सेट करूं तो मैं इस पे क्वेश्चन जरूर डालूंगा। सर हाल ही में जो शायद ईरान से बन रहा था, आया था शायद। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यार, मोदी जी ने इंडिया में आकर ये घोषणा की, एक स्टेज मैनेज सा जो इंटरव्यू वो करते हैं, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, उसके इंटरव्यू में उसने कहा मोदी जी ने कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति अगर मैं कहूँ अंतरराष्ट्रीय मामलों में, तो वो है चाबहार पोर्ट, जो कि इंडिया डेवलप कर रहा है ईरान में। ट्रम्प अंकल ने ऐसी कहा भी, ओए मोदी छोड़ दे वहां पे, नहीं तो मैं तेरा टैरिफ 500 गुना कर दूंगा, चाबहार को छोड़ दे। तो ये अपना सारा ताम झाम हमारे इंजीनियर्स को वापस बुला लिया कि यार छोड़ो, हमने अपना घर थोड़ी लुटाना है बाहर कहीं को और घर बनाने के चक्कर में। तो चाबहार पोर्ट वाज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन ईरान, ठीक है, कि हमारा माल जो है एक्सपोर्ट वाला वो उधर से निकले, या हमने कुछ इंपोर्ट भी करना है तो हमारे, वो आगे जाके हम करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो वेयर इज द चाबहार पोर्ट लोकेटेड जी? हाँ जी, इसमें से कौन सा बनता है? पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ इन वेस्टर्न ईरान, ठीक है। आप मैप देख लेना, आपको उसमें दिखाई दे जाएगा। ये हमने पाकिस्तान, उसको चाइना वहां पे एक डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में, तो उसके, उसको बहुत ये स्ट्रेटेजिकली बहुत, हालांकि नेगोशिएशंस तो पहले से ही चल रही थी, 2014 से पहले ही हमारी चल रही थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की, लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो सका था, तब इतनी ज्यादा दिक्कत थी नहीं इस बारे में, तो ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी ज्यादा उसको नहीं किया। तो पर्शियन गल्फ, और इंडियाज प्राइमरी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव इन डेवलपिंग चाबहार पोर्ट इज, कि उसका क्या था, वो था बाईपास पाकिस्तान टू एक्सेस अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। पाकिस्तान एंड। हाँ, तो हमें उधर से ना जाना पड़े, हम अलग से अपना जैसे भी माल का ढोआ ढोआइया वहां उस तरफ से हो जाए। तो हमारे ट्रेड और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये था। तो बाईपास पाकिस्तान टू एक्सेस अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, चाबहार पोर्ट जो हम डेवलप कर रहे थे ही कहूंगा अब तो मैं,
क्योंकि अभी कम सारा रुका हुआ है वहां पे। अब ईरान अलाउ भी करेगा इसके बाद कि नहीं, हमें नहीं पता। तो ये है। तो इसका थर्ड क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी ऑपरेट्स पार्ट ऑफ चाबहार पोर्ट? मतलब जो डेवलपमेंट के लिए इंडियन कंपनी जो वहां पे काम कर रही थी, उसका क्या नाम था? सर अडानी होगी शायद। ना भाई ना, ऐसा नहीं है। हर बात में अडानी नहीं। अडानी ने, अच्छा मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, अडानी ने नया कुछ भी नहीं किया। वो चलती कंपनियों को टेक ओवर करता है। जो 2014 से पहले उसने नई कुछ सेटअप कर ली। अब तो जो चल रही चीज होती है ना, उसको टेक ओवर करता है। नया नया पंगा नहीं लेता। अभी कहीं घाटा बढ़ गया तो फिर क्या होगा? वो रिस्क बियरिंग नहीं करता। आप सारी हिस्ट्री पढ़ लो अडानी की। वो जो सक्सेसफुल कोई भी कंपनी है ना, उसको टेक ओवर करेगा वो। तो ये है इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, आईपीजीएल। ठीक है जी, बी आईपीजीएल है, इंडियन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। और शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसके बारे में। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे प्रोजेक्ट, नहीं सेकंड लास्ट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे प्रोजेक्ट। हमने वहां पे रेलवे भी प्रमोट किया, मतलब रेलवे से माल जाएगा और कैसे आगे ढोआ ढोई होनी है। तो आपने इसके बारे में, तो आप इसको सी है इसका, चबहार जहदान रेलवे, जहदान। यहां भी हमने इन्वेस्ट किया, टेक्निकल नो हुआ है जो उनको प्रोवाइड करवाई, चाबहार जहदान। अब मुझे आईपी मैट में इतने भारी भरकम क्वेश्चन शायद नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन चलो अब हम करने ही लगे हैं तो चाबहार के बारे में तो एक बेसिक क्वेश्चन आना बनता है आपको। ठीक है, ये सी है इसका राइट आंसर। विच नियर बाई पोर्ट डेवलप्ड बाई चाइना इज ऑफन कंपेयर टू चाबहार फॉर स्ट्रेटेजिक राइवलरी इन रीजन? चाइना पाकिस्तान में एक कर रहा है, मतलब कर ही चुके, लेकिन दिक्कत क्या आई, वहां बलूचिस्तान, पाकिस्तान की 4 स्टेट्स हैं। अब धुरंधर देख लिया आप सभी ने कि नहीं? पहले वाली देख ली? किसने नहीं देखी? अदिति ने नहीं देखी? अदिति, वेरी गुड, नाइस चाइल्ड। मम्मा, वैसे तो अडल्ट्स के लिए मम्मा ने नहीं अलाउ किया कि कैसे, मतलब? सर अदिति, एग्जाम्स चल रहे थे। सो स्वीट। अब यार ये एग्जाम तो अब चले, वन तो दिसंबर में आ गई थी ना, कब आई है? सर लेकिन पढ़ाई तो करना ही था तो जो एग्जाम स्वीट, के ऐसे बाद। बच्चे कहाँ होते हैं आजकल। ये जेन अल्फा में आजकल ऐसे बच्चों की तो इतनी, मतलब ये तो एंडेंजर्ड स्पीशीज है अदिति जैसे बच्चे तो, मतलब जो है ना, वो प्रजातियां जो अलुप्त विलुप्त होने वाली प्रजातियां वो है ये। तो कितनी जोर शोर से हाथ खड़ा किया सभी ने, हाँ जी हमने देख ली। गीतांशु तूने भी देखी? गीत है, नहीं देखी गीतांशु? नहीं नहीं। ऐसा क्यों? मतलब पीयर ग्रुप ने प्रेशर नहीं डाला होगा क्या, तो यार ये मूवी नहीं देखी है, ऐसा नहीं है। मेरा एक जीके का क्वेश्चन है, किसने देखी है? अ, हाँ जी, आपने देखी ना तानुष? नो सर, मैं स्कूल में था। चलो स्वीट, तो आपको घुसने नहीं देंगे वहां पे तो, अडल्ट मूवी वैसे तो। मल्टीप्लेक्स में तो क्या पता चलता है। नहीं सर, मैं हॉस्टल में था। अच्छा, वहां मूवीज नहीं देखने जाने देते? नहीं सर। यार मैं भी हॉस्टल में रहा हूँ, लेकिन सर चलो, 12th सर मेरी। भाई हमारे टाइमिंग्स है कि इससे पहले आपने वापस आ जाना है। अंश भाई, आपने देख रखी है? हाँ, चलो नहीं भी देखी तो मेरा एक क्वेश्चन है। मेरे को लगता है आजमी ने कहा था देखी, आजमी तूने भी नहीं देखी? सर धुरंधर 2 देखी है, 1 नहीं देखी। वन नहीं देखी, अच्छा चलो मेरा जीके का क्वेश्चन तो है, हु इज द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी? सर आदित्य धर। भाई मैं उससे पूछ रहा था जिसने देखने का दावा किया है। मैंने भी देखी है सर। अच्छा, तो मैं आपकी अपनी बारी का इंतजार करो ना भाई। अच्छा सॉरी सर। आदित्य धर, ये होती है जीके, कि आपको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहे कि यार ये कौन धुरंधर जम पैदा हो गया जो इस तरह की मूवीज बना रहा है और अब फिल्मों के जरिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जस्टिफाई कर रहा है। आदित्य धर। तो यू हैव टू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन व्हेन यू, कुछ भी आप देखो तो आपके दिमाग में एक इनक्विजिटिव माइंड आपका होना चाहिए। तो अब पाकिस्तान का एक बार बार उसमें जिक्र आता है, बलोच बलोच, है ना? बलोचिस्तान के जो रेजिडेंट्स हैं उनको बलोच या बलोची कुछ भी बोल देते हैं। तो अ, वो एक, वहां पे एक सेपरेशन मूवमेंट चल रही है कि दे वांट बलूचिस्तान टू बी एन इंडिपेंडेंट, दे वांट सेपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान, दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। उसकी थोड़ी सी झलक आपको पहले में ज्यादा मिलती है, दूसरी मैंने देखी नहीं है। तो उसमें थोड़ा सा रहता है कि उनकी एक फ्रीडम मूवमेंट चल रही है। तो ये जो पोर्ट है ना, ये ग्वाडार सी वाला है। सी किसने किया था या करेगा? किसी को पता था ग्वाडार बारे? ग्वाडार पोर्ट जो है ना, ये बलूचिस्तान में है। तो जो बलूचिस्तान के जो आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं या टेररिस्ट कह लो,
बड़ी बार वो ग्वाडार पोर्ट के प्रोजेक्ट पे हमला कर चुके हैं और वहां पे लेबर को और इंजीनियर्स को मार चुके हैं, भगा चुके हैं कि हमारा हम तो अलग देश होगा, आप चाइनीज हमारे यहाँ क्यों घुस रहे हो। वहां पे 4 स्टेट्स हैं पाकिस्तान में, अपने तो 28 है ना, वहां पे 4 हैं। एक तो हो गई पंजाब विच इज द लार्जेस्ट, उनका पंजाब जो है वेस्टर्न पंजाब जिसको हम बोलते थे। पंजाब इज द 60% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। नंबर 2 पे आ गया सिंध, सिंध। नंबर 3 पे आ गया बलूचिस्तान। ठीक है, 3 हो गए, पंजाब सिंध बलूचिस्तान। और चौथी स्टेट जिसको आज से लगभग 8-10 साल पहले तक उसका नाम था सूबा सरहद। ठीक है, अब उसका नाम कर दिया इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा। ये 4 स्टेट्स हैं वहां पे। तो बलूचिस्तान ये अलग से अपनी सेपरेशन मांग रही है, कोयटा है इसकी कैपिटल। और सूबा सरहद जिसको पहले बोलते थे खैबर पख्तूनवा, वो लगता है अफगानिस्तान के साथ, वो अलग से अपना वहां पे जो अभी हम झगड़ा चल रहा है, वॉर इनकी भी चल रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। जो उनके तालिबान है, पाकिस्तान तालिबान है, वो उसको सेपरेट एक नेशन मांग रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा बकरी अलग से एक स्टेट होनी चाहिए। तो ये है वहां पे सारी स्थिति। तो ग्वाडार पोर्ट जो है ये इट इज बीइंग और इट हैज बीन डेवलप्ड बाय चाइना। तो इन्होंने अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सारी इन्वेस्टमेंट 100% चाइना ने की है। इसलिए चाइना इनको सपोर्ट करता है पाकिस्तान को किसी भी इंटरनेशनल किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में, खास करके इंडिया के अगेंस्ट। ये उनकी एक डील है, क्योंकि ये अपनी लैंड किसी विदेशी उसको दे देनी कि आप यहां से अपना ट्रेड बिजनेस करो। एक उनकी पॉलिसी है, बेल्ट एंड रोड स्कीम है एक उनकी, वो लंबी हो जाएगी बात, कि हम इंटरनेशनल ट्रेड पूरे सारे पे। और चाइना चुपचाप अपना काम कर रहा है। दे आर दी बेस्ट बिजनेसमैन ऑन दिस प्लैनेट। ठीक है, ये अमेरिका तो पागलों का देश है, उल्लू के पट्टों का देश है। कैसे लोगों को ये अपना प्रेसिडेंट चुनता है, आप सोचो कि बंदे ने पहले जब इलेक्शन हारा था तो अपने वो जो पार्लियामेंट हाउस हम बोलते हैं उसका कैपिटल, उस पे हमला करवाया था इसने। मतलब इस तरह के लोग। और एक अमेरिकन को देखो, हम उनको बड़ा भी हमारे ना सानवी, आपका तो पता नहीं मुझे एक्सपीरियंस, जैसे मेरी सिस्टर जैसे कुछ मैं तो काफी एज हो गई, मतलब बचपन की बातें कर रहा हूँ, कि कुछ थोड़ी बहुत ड्रेस उस तरह की पहन ले बच्ची कोई घर की। तो जो दादी होती है ना, उसका एक पेट डायलॉग होता है, बेटे ये अमेरिका नहीं है, इस तरह के कपड़े मत कर। हमको ये लगता है कि अमेरिका में ना पता नहीं लड़कियों, यार 250 साल में उन्होंने किसी लेडी को प्रेसिडेंट नहीं चुना। ठीक है, और ट्रंप की खुशकिस्मती दोनों बार ये रही, लोगों की मजबूरी होगी इस उल्लू के पट्टे को जिताने की, बिकॉज दोनों बार इसका जो कंटेस्ट हुआ वो लेडी के साथ हुआ। पहली बार हिलेरी क्लिंटन के साथ और अब कमला हैरिस के साथ। और वो जो है ना दूसरा बुड्ढा था वो जो बाइडन, बेशक उसकी मेमोरी लॉस हो चुका था, बेशक पार्किंसंस था, बेशक उसको हार्ट अटैक, दुनिया भर की सारी बीमारियां थी, वो वो जीत जाता अगर वो थोड़ा सा कम बोलता और एक्सपोज ना करता कि मेरा मेमोरी लॉस हो चुका है, कि मुझे दुनिया भर की अल्जीमर्स भी हो गया, मेरे को पार्किंसंस भी हो गया, मेरे को हार्ट भी हो गया, मुझे कैंसर की भी अर्ली स्टेज है। वो थोड़ा कम बोलता तो ना पकड़ा जाता और वो जीत जाता। लेकिन वो हटा और कमला हैरिस आ गई। और अमेरिका की 50% महिलाएं भी किसी महिला को वोट नहीं डालती, उनको ही मैन चाहिए, ऐसा ट्रंप जैसा। ये उनका, उनको बोलो दादी, भारत तो 1966 में पहली महिला प्रधानमंत्री जिता चुका था। वो अमेरिका वालों ने तो 250 साल में किसी महिला को प्रेसिडेंट नहीं बनाया। वो कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट इसलिए जीत गई कि वहां पे इलेक्शन जो है ना, वो पेयर को चुनते हैं लोग। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का अलग इलेक्शन है और वाइस प्रेसिडेंट का, वो एक टीम है जिसको वो इलेक्ट करते हैं। तो बिकॉज दे वांटेड जो बाइडन देयर एज देयर प्रेसिडेंट, तो कमला हैरिस तो पंजाबी ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ रुंगे चुंगे च जित गई, अदरवाइज दे वुड हैव नेवर वोटेड इन फेवर ऑफ कमला हैरिस। और मैं कहता हूं कि ये जो हिलरी क्लिंटन है, शी वुड हैव प्रूव्ड द बेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैड शी वन द इलेक्शन, हिलरी क्लिंटन। लेकिन वो नहीं जीती, शी वॉज इंटेलेक्चुअल लेडी और बहुत उसका, उसकी जगह पे वो किसी और को इसको जिता दिया। अब ये झेलो इसको। अब पता नहीं जिस दिन टेस्ट हो तो पापा कहें भी एग्जाम से आगे तू भाई अपने अंश थोड़ा लाइन में लगना, जाके सिलेंडर लेके आओ भाई, एग्जाम हो गया ना तेरा, जाके अब लगो लाइन में। मैं ऐसे 1 बजे तक मैं रुकूंगा और बाद में तुम आ जाना लाइन में, ये होगा अब हमारे साथ। तो चलो आगे चलते हैं। 16th क्वेश्चन, देवॉस। अच्छा, ये बड़ा चर्चा मेरा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये हमारा जो एआई का यहाँ पे हुआ ना सम्मेलन, उससे पहले हुआ था भाई। ये तो बहुत तमाशा था। अब आप तो कुछ मीडिया कुछ आई मीन पढ़ते पढ़ते नहीं होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक एनुअल मीटिंग होती है,
ठीक है। महाराष्ट्र के, मैं ऐसी एग्जांपल दूंगा, ऐसा हुआ तो बहुत कुछ। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने एक मुंबई बेस्ड कंपनी के साथ कोई एमओयू साइन करना है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो ये बंदे डवोस में जाके वो साइन कर रहे हैं जी, हम वहां से, भाई सरकारी खर्चे पे। भाई जो काम इंडिया में हो सकता है, इकोनॉमिक फोरम का मतलब ये है कि संसार की जितनी भी कंपनीज हैं, उनका एक, जैसे हमारे नहीं होता वो क्या बोलते हैं उसको, प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं उसको, मेरे टाइम पे तो ये सब कुछ होता नहीं था। जो अलग अलग कंपनी आती हैं कॉलेजेस में, प्लेसमेंट मीटिंग्स वो होती है कि जिसमें अच्छा, बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। इंटर्नशिप। नहीं, प्लेसमेंट वाली कंपनीज आती हैं आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में आती हैं कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, डायरेक्ट आपकी जॉब जो है यही मतलब कैंपस से ही हो जाती है। तो जैसे कोई प्रदर्शनी लगी है कहीं, कोई एग्जीबिशन लगी है, तो इस तरह से क्या होता है कि वर्ल्ड की कंपनीज आती हैं और वहाँ अलग अलग देशों के वहाँ पे लोग जाते हैं। जो जैसे सपोज एआई कंपनी ने वहाँ पे अपनी कोई लगाई, हमारे इंडिया का कोई बंदा गया या हमारी कंपनी गई या सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव गया कि आपका एआई में हमें क्या क्या दोगे, वो कहते हैं आपकी गवर्नेंस में हम ये सुविधा, तो हम उनके साथ एमओयू साइन करके उसको खरीद लें। मतलब एक ही जगह पे हमें सारी चीजें मिल जाएंगी अगर कोई भी सर्विस हमने किसी से खरीदनी है। तो इंडिया का बंदा इंडिया की कंपनी को वहां जाके थोड़ी यार वो खरीदेगा, वो विदेशी इंडिया की तो इंडिया में ही खरीद सकता हो। तो इन्होंने ड्रामा ये किया सरकारी खर्चे पे कि कंपनीज को भी वहां भेजा और खुद भी गए और वहां जाके ये शो किया, अच्छा आप हो, तो वहां से साइन करके आए एमओयू। एनीवे, ये फॉर रॉन्ग रीजन ये भी न्यूज में रहा। तो क्वेश्चन ये है कि डेवोस नाम का शहर है कौन से देश में, ये सानवी आपसे पूछूंगा। मैं गेस भी करोगी तो सही हो जाएगा, इसके बाद मैं आसमी के पास जाऊंगा। पहले पहले सानवी। सानवी, मैं आपको क्लू भी दूंगा तो मतलब जहां पे तुम जाना चाहोगी वो देश है। सी ऑप्शन। अभी भी डाउट है आसमी, ये तो वो बात होगी ना। मैंने सानवी को कहा कि अगर तूने बता दिया मेरे बैग में क्या है तो एक एप्पल निकाल के मैं तुझे दे दूंगा, अगर तूने बता दिए कितने हैं तो 12 के 12 तेरे। और सानवी कह रही है शायद सी, यस, स्विट्जरलैंड, डावोस। तो इन्होंने स्विट्जरलैंड का ही तो टूर बनाया ना सारी सरकारी खर्चे पे, टैक्स पेयर्स के उस पे, कि साइन जो इन्होंने एमओयू टाटा के साथ मुंबई में भी कर सकता था वहां का मुख्यमंत्री, वो टाटा को भी वहां लेके गया एग्जीबिशन में और खुद भी गया और वहां जाके साइन किया। डवोस इज इन जर्मनी। तो पहला तो क्वेश्चन आ सकते हैं कहां पे हुआ, डवोस में। डवोस का है स्विट्जरलैंड में। रेपो रेट, आप में से कोई कॉमर्स के भी हैं तानुष, कॉमर्स बैकग्राउंड से यस हो? सर। अच्छा, रेपो रेट बता दो। Yes, sir. रेपो हम्म, रिलेटेड टू टैक्सेशन, ना कौन सा, बैंकिंग एंड क्या होता मॉनेटरी है, ऐसे मेरे पॉलिसी। को देसी भाषा में समझा रेपो दो कि रेट, सर जब रेपो रेट कमर्शियल is the बैंक, rate at which central bank lends money to the commercial अरे bank. सिम पंजाबी हिंदी में बताओ भाई, अंग्रेजी नहीं समझ आएगी। सर जिस रेट सर ते ये कमर्शियल हम्म, बैंक सेंट्रल बैंक तो लोन लेंदा है। ओके। देखो ऐसे है, हमारे देश में ना सारा एग्रो बेस्ड है इकोनॉमी। मतलब अब तो नहीं वैसे कहा जाता, व्हेन आई वाज, मेरे को एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी मेंस में कि इंडियन इकोनॉमी इज इंडियन इकोनॉमी इज कॉल्ड, या इंडियन इकोनॉमी, यस, इंडियन इकोनॉमी इज डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून इकोनॉमी, कमेंट, ठीक है। मॉनसून जिस दिन साल फेल हो जाता है तो मतलब सारी इकोनॉमी हिल जाती है। तो साल में दो ऐसे मौके आते हैं जब मार्केट में हार्ड कैश जो है वो सरप्लस होता है, जब फसलें आती हैं। तो तब क्योंकि फार्मर जो है मनी लेंडर से ज्यादा बोरो करता है, बैंक से भी करता है लेकिन ज्यादा उसका 70-80% तो मनी लेंडर से ही होता है। और एग्रीकल्चर इनपुट के लिए जब वो वापस करता है तो मनी लेंडर अपने बैंक्स को, जो उन्होंने लिमिट वगैरह बनाई होती है ओडी की, वो वापस करता है। तब बैंक, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, वो सरप्लस पैसे को आरबीआई के पास डिपॉजिट करवा देते हैं, ठीक है, और बाकी सारा साल वो बोरो करते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक्स इंटरेस्ट लेते हैं आरबीआई से, आरबीआई इज बैंक ऑफ बैंक्स, ठीक है, बैंकर ऑफ बैंक्स, उनकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो अगर तो ये कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं पैसा, तो उस पे जो ब्याज देते हैं उसको, ब्याज की दर को, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है, हालांकि थोड़ी टेक्निकल टर्म है ये। और जो ये ब्याज लेते हैं उनसे, जब इनके पास सरप्लस पैसा आ जाए, आरबीआई के पास जमा करवा के उनसे ब्याज लेते हैं, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एंड ऑब्वियसली रिवर्स रेपो रेट इज लेसर देन रेपो रेट, ठीक है ना। जैसे हम अगर
कोई बोरो करेंगे बैंक से तो हमसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, लेकिन जब हम डिपॉजिट करवाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका कम होगा बैंक का। तो सेम उस पे है ये। बैंक ऑफ बैंक्स जो आरबीआई है उनकी और कमर्शियल बैंक्स की डीलिंग है। सो बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। Which country officially withdrew from World Health Organization in January 2026? 2026? अदिति आप चले गए कि हो यहाँ पे? Sir, I'm here actually. मेरा नेटवर्क चला गया था ओके, नो इशू। सर। अच्छा, इनमें से WHO ना एक एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की, जो कि अभी कोविड, तो आप बहुत बच्चे होंगे जब कोविड फैला था, तो उस वक्त WHO का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहा सारे में, गाइडिंग, उसकी गाइडेंस वगैरह सब कुछ थी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में से एक कंट्री ने विड्रॉ किया है। कौन सा देश है? वही देश है जिसका राष्ट्रपति महामूर्ख, इस प्लेनेट का सबसे बड़ा मूर्ख है। अरे वो देखो, किसी चीज को भी मान्यता नहीं दे रहा वो। मतलब एक कॉमेडी सीरियल की तरह सुबह कुछ और बोलेगा, कभी वो डांस करने लगता है। कल रात को वो बोल रहा था, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बोल रहा था, स्टेट ऑफ ट्रम्प आई विल गेट बैक। यार यू आर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यार क्या बात कर, इसकी मूर्खता ही लोगों की टेंशन बढ़ा देती है यार। ये कहाँ से आ गया ये बंदा? तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया फॉर द रीजंस वो ये जो मूर्ख होते हैं ना, थोड़ा सा इसका अगर असर हमारे प्रधानमंत्री, ये दे ट्राई टू डू डिफरेंट, कि जो न्यूज बनाए, खबर बनाए, भाई वो चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, ही शुड बी इन न्यूज ना, किसी भी रूप से। तो ये ऐसा बंदा है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने का संसार पे बुरा असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ही वॉज द यूएसए वॉज द लार्जेस्ट फंडिंग कंट्री टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। सारा हेल्थ पे रिसर्च वर्क और सारा कुछ WHO कर रहा है। अगर फंडिंग की कमी होगी उनके पास तो रिसर्च पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। वर्ल्ड के हेल्थ पे जो जिन देशों में बीमारियां फैलती हैं, कुछ और होता है वहां पे, मेडिकल एड जाती है, ये सारा कुछ इफेक्ट होगा। तो ये चिंता की बात हो जाती है। 90, मतलब वो बंदा हथियारों पे बम उस पे लड़ वेस्ट कर रहा है, लेकिन हेल्थ पे नहीं कुछ पैसे, वो वेस्टेज ऑफ मनी है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, ये अरावली भी बड़ा चर्चा में रहा कुछ महीने पहले, ठीक है? तो अरावली का हाईएस्ट पीक जो है, या पीक जो है सबसे, ये कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू, गुरु शिखर भी जिसको बोल देते हैं, माउंट आबू। अच्छा, ये अरमान, आर यू देयर अरमान? यस सर। अरमान, ये कितने स्टेट्स या यूटी में फैला हुआ है अरावली रेंज जो है, माउंटेन रेंज? सर आई एम नॉट श्योर बट कितनी? ध्रुव, आर यू देयर? यस सर। ध्रुव, ये कौन, कितनी स्टेट्स या यूटीज सर में फैला हुआ है? सर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। कम है, एक रात छोड़ दी भाई आपने। चर्चा जहां से शुरू हुई थी वहां तो आपने छोड़ ही दिया। दिल्ली, दिल्ली का तो सारा पंगा था, दिल्ली में ही तो सारी प्रॉब्लम शुरू हुई थी। हाँ हाँ जी दिल्ली, सर, दिल्ली। दिल्ली, हाँ जी। हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये यस आप सर। कभी बाय रोड भी जाओगे ना, दिल्ली से बाय गुड़गांव ही शायद जाते हैं, तो यस आपको सर। लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड एक माउंटेन रेंज चलती दिखाई देगी। बीच में प्लेन आ गए, फिर एकदम बहुत ऊंचे वाला आ गया, फिर छोटा सा आ गया, फिर कहीं तोड़ फोड़ा, ये सारा अरावली चलता है वहां तक। और हम बचपन में पढ़ते थे कि राजस्थान के पश्चिम में ये जो मारुस्थल है थार, इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये अरावली माउंटेन रेंज, विच इज पैरेलल टू द मूवमेंट ऑफ मॉनसून, ठीक है? तो ये उसको रोकता नहीं है, बारिश नहीं कॉज करता ये अरावली, लेकिन इसकी एक वैल्यू है। एंड दिस इज ओल्डेस्ट, वर्ल्ड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, वर्ल्ड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और यंगेस्ट है हिमालयस, ये ओल्डेस्ट है, वो यंगेस्ट है हिमालय जो है। तो इसको, वो अब मोदी साहब का ये था कि इसको तोड़ फोड़ करके नीचे से जो है निकाल लो, लेकिन ये जो दिल्ली और इधर हमारे एरिया जो है, ये मारुस्थल से उधर थार से जो आंधियां आती है ना, उसको रोकता है ये। 2-2 फुट मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी दिल्ली में अगर इसको हटा दिया, माउंटेन को, तो तोड़ फोड़ कर दिया अगर इसकी, तो वो जो वहां से आती है ना, स्टॉर्म्स आती है, उसको ये रोकता है।
इसलिए पता नहीं किसी को ये क्यों नहीं सोचते ये गुरु शिखर माउंट आबू। हु इज द फाउंडर ऑफ Amazon? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अदिति, दिस इज फॉर यू। Sir, it is Jeff Bezos. क्या बात है, एब्सोल्युटली। लेकिन एक बात मैं पूछूंगा, अरमान, आर यू देयर? अरमान, Yes, sir. अरमान, ये Amazon नाम कहाँ से बोरो किया होगा जेफ बेजोस ने? मतलब क्या है ये Amazon, क्या है? Sir, Amazon forest होगा एकदम। क्या ये फॉरेस्ट है? इसके अलावा और क्या है? अंश, Amazon एक तो उन्होंने बोला फॉरेस्ट रेंज है, मतलब फॉरेस्ट का कुछ रीजन है। Amazon नाम का और क्या है ज्योग्राफिकल कोई एंटिटी? अंश, सर नो आइडिया। आसमी, No idea. क्या बात करते हो? अदिति, आपको भी नहीं पता? Nice, sir. गीतांशु, ध्रुव भाई, आप कहाँ प्रकट हुई है? सर रिवर। रिवर है भाई, देखो लार्जेस्ट रिवर है भाई वर्ल्ड की, प्लीज फॉर गॉड सेक, Amazon। दो क्वेश्चंस आते हैं, मैं फिर बोलता हूँ मेरे क्वेश्चन, मेरी बात को ध्यान से सुनो, दिमाग में अभी सेव कर लो। दो क्वेश्चंस है, बड़े कंफ्यूजिंग है। एक तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है संसार की, और लार्जेस्ट। अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या अंतर है? लार्जेस्ट हमने उसको कहा विच कैरीज लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट? लार्जेस्ट होगी जिसमें सबसे ज्यादा पानी रहता है। और लॉन्गेस्ट है कि लंबाई में तो है लेकिन वो इट्स वेरी नैरो, ठीक है? जो लार्जेस्ट है वो तो Amazon है, ठीक है? लॉन्गेस्ट उसको नाइल भी बोल देते हैं, और मेरे टीचर उसको नील बोलते थे, ठीक है? नाइल या नील, कुछ भी बोल लो। तो हमारे टीचर्स उसको नील बोलते थे और हम नाइल बोल देते हैं कई बार। तो ये सहारा डेजर्ट में से जो वहां पे देश बसे हुए हैं, वहां पे इस्लाम ना आता तो इस नदी को ऐसे ही पूजा जाता था जैसे हमारे देश में गंगा को, लाइफ लाइन ऑफ ईस्टर्न दिस अफ्रीका है ये नील। तो अमेजोन ये साउथ अमेरिका में है, ब्राजील में इसका मेजर पार्ट जो है वहां पे गुजरता है, कई और देशों में से भी होके आती है ये अमेजोन। विच इंडियन कंपनी नोन फॉर ब्रांड मैगी? मैगी को मैन्युफैक्चर कौन करता है जी? कौन बताएगा? गीतांशु? सर ब्रिटानिया। ब्रिटानिया। जी, ये अदिति के चेहरे पे स्माइल आई है जी। अदिति, Nestle. Nestle. नेस्ले, एब्सोल्युटली। अदिति, अपनी ग्रेजुएशन के बाद ना थोड़ा सोच लेना आईएएस के बारे में। सर एक्चुअली मैं करने वाली हूँ क्या बात है कि मैं ध्रुव को अभी मैं आई एम नॉट जजमेंटल, मैं तो ऐसी मतलब पहले 10 मिनट में मैं दो बच्चों को मैंने सिलेक्ट किया है, शॉर्टलिस्ट किया है, एक ध्रुव को और एक अदिति को। बाकी बच्चे भी क्वालिफाई कर सकते हैं, अभी ये कॉन्टेस्ट खुला हुआ है। तो आने वाले वक्त में आप भी इसमें आ जाओगे, मेरे इस जजमेंटल वाला जो मेरी आदत है। तो नेस्ले, ठीक है जी। ये देखो, मैगी तो हम इस उम्र में भी मैं खाता हूँ, तो हमें इंक्विजिटिव माइंड का ये होना चाहिए, यार ये बंदा है कौन, कंपनी है कौन, जो मतलब आप एक चीज, आप तो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, एस्पिरेंट्स हो भी, इस बंदे ने, इन्होंने कंपनी ने अपने अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड के साथ, मतलब हम ये नहीं कहते कि हमने नूडल्स खानी है, दे आर बेसिकली नूडल्स, हम कहते हैं मैगी खानी है। ओ माय गॉड, किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ मेन्यू में मैगी लिखा होता है, खास करके हिल स्टेशन में, कैंपटी कुम्पटी फॉल, कहीं कुछ भी नहीं मिलता, तो आपके मेन्यू में नूडल्स, हक्का नूडल, ब्ला 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 करके एक ऑप्शन रहती है मैगी। मैगी को उन्होंने एक, जैसे हम आंटियां होती है ना घर में आसपास वाली मोहल्ले वाली, वो कहती है आप कौन सा सर्फ यूज करते हो, है ना? दे डोंट से डिटर्जेंट पाउडर कौन सा। तो इनकी वही ये प्राप्ति है बंदों की कि इन्होंने मतलब ब्रांडिंग कर दी उसकी। आई मीन वो जो था ना प्रॉपर नाउन, उसको कॉमन नाउन में कन्वर्ट कर दिया। तो मैगी का नेस्ले, ठीक है जी। सो आपका टाइम बहुत हो रहा है भाई, क्वेश्चन आज मैंने बातों में टाइम 25 करेंगे आज। ओके, ये क्वेश्चन है तानुष के लिए, कोई और नहीं बोलेगा। आईपीओ, तानुष छा जा आज तो भाई। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सभी को पता होगा आई सपोज, कंपनी का ये। ओके, सी इज द राइट आंसर। 23rd क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है इट गोज टू ध्रुव। इसके बाद मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैज बीन ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? जी ध्रुव जल्दी से।
लिंक्डइन। 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 ये भैया आप सारे याद कर लो कौन सा किसका है। ये क्वेश्चन मेरे जैसा टीचर अगर बैठ गया वहां पे तो ये डालेगा क्वेश्चन इस तरह के कि आपको बेसिक्स तो भैया आपको पता होने चाहिए। Cannes Film Festival is held in. This question goes to Ansh Bansal. Ansh, you are from Bathinda? सर पटियाला। ਪਟਿਆਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੰਸਲ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੰਸਲਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕਾਂਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? सर फ्रांस। पूछ रहे हो कि दस रहे हो? दस रहे हैं सर। सर व्हेन यू आर इन इंटरव्यू ना, हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम है, खास करके ये अदिति के लिए है। जब आप किसी इंटरव्यू में बैठते हो ना तो हमारी ह्यूमन नेचर है कि जिस आंसर के बारे में हम डाउटफुल होते हैं ना तो हम उसको इंटेरोगेटिव बना देते हैं, जैसे इसने बनाया अब ये है ना अंश ने, कि फ्रांस चाय या कॉफी, ये हम ऐसे कर देते हैं। तो वो खूंसट चाय इंटरव्यू लेने वाला बैठा होता है ना अंकल, वो इस बात से बड़ा चिढ़ता है कि यार तुम मेरा इंटरव्यू ले रहा है कि मैं तेरा इंटरव्यू, यार मेरे से क्यों पूछ रहा है बाबा, तू तू ऐसे बोल दे कि दाओ आई एम नॉट वेरी श्योर सर लेकिन आई बिलीव इट इज दिस। ओके, बात खत्म। तो आप जब श्योर ही नहीं हो तो आपको माफी भी मिल जाएगी कि चलो यार आपने कोशिश तो की, गलती सी, बजाय इस कहने के सर आई हैव नो आइडिया, तो आप तो बिल्कुल ही नालायक लगोगे उसमें। तो इससे बेहतर है कि एटलीस्ट यू मेड एफर्ट्स इवन इफ आंसर वाज रॉन्ग। लेकिन जब आप उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना देते हो, फ्रांस, अब वो बताएगी क्या है, अब मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे, वो कहेगा भैया इधर आ जा टेप, मैं उधर बैठ जाता हूं, आप ले लो मेरा इंटरव्यू। ठीक है, फ्रांस इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, हालांकि मुझे 50 का गए थे, मेरे को फालतू बोलने की आदत है, मैं ऐसे डिपार्टमेंट से आया हूं जहां पे बहुत ज्यादा बोलने की मुझे पैसे मिलते थे, तो इसलिए सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन आज 50% क्वेश्चन ही होंगे, 50 नहीं 50 थे तो उसका 25 क्वेश्चन। हु इज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर? देखिए, इलेक्शन कमीशन हैज बीन इन न्यूज फॉर वेरियस रीजंस। अभी इसके अगेंस्ट वो इम्पीचमेंट भी आ रहा है, और सार जो सर हो रहा है, नॉट सार सर, वो जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रही है उसके बारे में इलेक्शन कमीशन की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो कोई इलेक्शन कमीशन जब चर्चा में आ गया तो हमारा जीके का क्वेश्चन बन जाता है। तो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारी सभी इलेक्शंस करवाता है, अभी भी हो रहे हैं, तो इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है जी? इसके लिए मैं जाऊंगा ध्रुव के पास। नो आइडिया सर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट। अदिति। Sir, it is the President of India. प्रेसिडेंट। एक बेसिक फंडा है, लेट्स प्रिज्यूम के 100 अपॉइंटमेंट्स होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के, टोटल 100 है, वैसे इतने हो गए नहीं, उसमें 98% जो है ना वो प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ 2 अपॉइंटमेंट्स है जो गवर्नर्स करते हैं, एक तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स और चेयरमैन की, और एक एडवोकेट जनरल की, ऐसे बाकी सारी अपॉइंटमेंट्स दे आर डन बाय द प्रेसिडेंट। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो प्रेसिडेंट। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। सो इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं आज्ञा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे पता नहीं इसके बाद है आपकी क्लास? ठीक है, तो होस्ट में है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आई एम नॉट वेरी टेक सेवी, तो दूसरे टेक ओवर कर लें जो भी टीचर हैं, और जो करना है नीडफुल वो कर लें। सर अब तो क्लास रात को है सर 8 बजे। अभी तो नहीं है, बस बंद कर दूं ना अपना लैपटॉप? हाँ जी Yes, sir. यस सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.